नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में एक बार आपका दोबारा स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा लेक्चर 4th है और इससे पहले मैंने 3 लेक्चर आप लोगों को पढ़ाए हैं और उन 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बजट का बेसिक पढ़ाया। फिर चौथा लेक्चर जिसमें हमें कुछ बजटरी डेफिसिट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैंने वेट किया क्योंकि बजटरी डेफिसिट्स मैं पहले ही आपको पढ़ा के रखता, तो शायद आप बजट की समझ जब बनाते तो आपको उतना फ़ायदा ना होता। ठीक है? बजट का जब हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो आज हम बजट का बेसिकली क्या है कि हम एनालिसिस शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत हम बजटरी डेफिसिट से करेंगे। बजटरी डेफिसिट से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। उससे सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? वो इतना व्यापक घाटा है कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक समग्र रूप से प्रभावित करता है। तो हम जब बजट का विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण के क्रम में हम अपने बजट के विश्लेषण के साथ उन बजटरी डेफिसिट्स की भी अपनी एक संकल्पना समझें, संकल्पना बनाएं, अपने दिमाग में एक फिगर बना लें कि हमारे बजट के विश्लेषण में अगर फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है तो वो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है तो वो क्या होता है, ठीक है, या प्राइमरी डेफिसिट की बात हो रही है तो वो क्या होता है। आपको इस चीज को समझना होगा कि बजट का एनालिसिस कोई बर्गर नहीं है, यह कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती कि बजट आया और देखिए मैंने 15 मिनट में बजट का विश्लेषण दे। जो ऐसा बर्गर देते हैं या बर्गर बेच रहे हैं, उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि इतनी समझ अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी समझ तो आपको भी है कि बजट का विश्लेषण करने में समय लगता है कि अगर सरकार ने अपनी प्राप्तियों का ये अनुमान लगाया है, तो क्या वास्तव में ये प्राप्तियां संभव हैं? सरकार ने 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान किया, लेकिन क्या वो हो पाया? तो वो प्राप्तियां हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, और सरकार अपनी व्यय की जो प्लानिंग कर रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें बजट का विश्लेषण करने के लिए हमें चीजों को समझना पड़ता है और इसमें समय लगता है। तो इसीलिए आज 3 तारीख है, तो मैं 2 दिन बाद आप सभी के सामने बजट का विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो हमने बेसिक जो कर लिया है उसके हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उनको एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। आज हम बजट एट ए ग्लांस से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है? और हम बजट के विश्लेषण में धीरे धीरे फिर पहुंचेंगे। आप धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम देखते हैं कि जब हम बजट एट ए ग्लांस ये उठाते हैं, तो हमारे जो पैराग्राफ है, जो शुरुआती पैराग्राफ है, तो उसमें आप देखेंगे कि बजट एट ए ग्लांस में जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, उस फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमारे बजटीय घाटों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है? वो बजटीय घाटे कौन कौन से हैं? जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ठीक है? ये बजट एट ए ग्लांस की शुरुआत ही इन्हीं घाटों से की गई है। इसीलिए मैंने जो है वेट किया बजट आने का, फिर बजट का विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद तब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, और राजस्व घाटा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा, फिर उसके बाद फिर बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ठीक है? तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक? अब जब पहले ही पैराग्राफ में इन सब की बात की गई है, तो इनको पहले समझना जरूरी हो जाता है। अब इसमें 2 घाटे और हैं। वो 2 घाटे कौन से हैं? वो 2 घाटे हैं, वो एक घाटा है बजट डेफिसिट, ठीक है? और एक और घाटा है मॉनेटरी डेफिसिट। ठीक है? तो हमें इनको भी पढ़ना है। बजट डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट के साथ फिर हम फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले कि बजट डेफिसिट क्या होता है। ठीक? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारा बजट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है? तो हमारा जो पहला घाटा है
बजट डेफिसिट। ठीक है, देखिए भारत में जो बजट डेफिसिट यानी बजट घाटे की जो संकल्पना है, उसमें हम जीरो बजट डेफिसिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बजट घाटा हमेशा जीरो लेकर चला जाता है। ठीक है, अब बजट डेफिसिट की डिफिनीशन क्या होती है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, दिस इज नोन एज बजट डेफिसिट। बजट की संरचना जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बजट में एक तरफ रिसीट्स होती हैं और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स हमारा क्या कहलाता है? बजट घाटा। और बजट घाटा क्या फॉलो करते हैं हम? जीरो बजट डेफिसिट पॉलिसी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या आप एक चीज ये सोचिए कि क्या व्यवहारिक तौर पर यह संभव है कि सरकार जितनी आय का अनुमान लगाती है उतनी ही आय सरकार को होती है, या सरकार जितने व्यय का अनुमान लगाती है उतना ही व्यय सरकार करती है? आय व्यय में इम्बैलेंस बना रहता है। सरकार का ज्यादातर सामान्यता होता क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है और जो रिसीट्स हैं वो कम होती है। ठीक है, अब जब एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा है और रिसीट्स कम है, यानी कि सरकार का ये ज्यादा हो गया और ये कम है, तो इनके बीच में हम जीरो कैसे लाएंगे? इनके बीच में एक अंतर क्रिएट हो रहा है। तो सरकार क्या करेगी कि अपनी प्राप्तियों को भी बढ़ाएगी ताकि वो व्यय के बराबर दिखा सके। अब प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए या बजट घाटा जीरो दिखाने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार ऋण का सहारा लेती है। ठीक है, ऋण का सहारा लेती है और ये ऋण लेती कहां से है सरकार? ये ऋण सरकार लेती है आरबीआई से। आरबीआई से सरकार ऋण लेती है और उस ऋण के माध्यम से सरकार अपनी प्राप्तियों को बढ़ाकर फिर बजट डेफिसिट जीरो पर लेकर आती है। तो बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कि सरकार जब आरबीआई से ऋण लेती है तो इस ऋण लेने के क्रम में सरकार पहले 1997 तक कुछ और प्रोसीजर फॉलो करती थी और 1997 के बाद अब सरकार कुछ और प्रोसीजर फॉलो करती है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट में सरकार जो आरबीआई से ऋण लेती थी, तो 1997 जो एक ईयर है, उस ईयर से पहले और उस ईयर के बाद सरकार जो आरबीआई से ऋण लेती है उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर या अलग अलग प्रणाली को फॉलो करती है। 1997 से पहले सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेती थी। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत सरकार करती क्या थी कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स सरकार आरबीआई को जारी करती थी और इन ट्रेजरी बिल्स के बदले में सरकार आरबीआई से ऋण ले लेती थी। ठीक है, अब ये है आपका आरबीआई। सरकार ने आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी कर दिए और यहां से आरबीआई ने सरकार को बदले में ऋण दे दिया। ये एडहॉक ट्रेजरी बिल जो ट्रेजरी बिल है तो ये कितने दिन के लिए वैलिड होते थे? 91 डेज के बाद। ठीक है, लेकिन सामान्यता होता क्या था कि सरकार 91 डेज के बाद भी ये जो सरकार जो आरबीआई से ऋण लेती थी इसको वापस नहीं करती थी। तो जब वापस नहीं करती थी तो आरबीआई मजबूर होकर 91 डेज के बाद करता क्या था? करेंसी प्रिंट कर लेता था। करेंसी प्रिंट कर लेता था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? घाटे का वित्तीयन या डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार का जो घाटा हुआ सरकार ने आरबीआई के माध्यम से उसका फाइनेंस कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? डेफिसिट फाइनेंसिंग। और इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को ही हम क्या कहते हैं? इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को ही हम कहते हैं मॉनेटरी डेफिसिट। ठीक है, मॉनेटरी डेफिसिट। तो जो हमने
जो हमें हमें बजटी घाटे पढ़ने थे, तो उसमें से 2 घाटे हमें पढ़ने थे और एक्स्ट्रा कौन से? एक तो बजट घाटा। बजट घाटा हमेशा 0 रखा जाता है, और चूंकि सरकार का एक्सपेंडिचर वो प्राप्तियों से ज्यादा होता है, तो प्राप्तियां बढ़ाने के लिए सरकार क्या है? आरबीआई से ऋण लेती है, और आरबीआई से ऋण लेकर वो अपनी प्राप्तियां बढ़ाती है और बजट घाटे को 0 दिखाती है। ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के प्रोसीजर के साथ कुछ समस्याएं थी। ठीक है। तो 1997 के बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो प्रोसीजर है उसको छोड़ दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने क्या प्रणाली अपनाई? वेज एंड मींस एडवांसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम अर्थोपाय व्यवस्था, वेज एंड मींस एडवांसेस। अब सरकार ने इस व्यवस्था को क्यों अपनाया? डेफिसिट फाइनेंसिंग या मॉनेटरी डेफिसिट की व्यवस्था को सरकार ने क्यों छोड़ दिया? तो ये हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत होता क्या था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई अंकुश नहीं था। सरकार जितना चाहती थी खर्च करती थी, और जब साल का अंत आता था, जब सरकार को अपने बजट को पेश करना होता था, उस समय जो सरकार के पास प्राप्तियां कम होती थी, तो सरकार आरबीआई से उतनी उधारी करके और अपना जो है बजट जो बजट घाटा है उसको पूरा कर लेती थी और बजट प्रस्तुत कर देती थी। अब इसमें क्या है कि सरकार उसको वो ऋण चुकाना नहीं होता था सामान्यतः, तो सरकार करती क्या थी कि जितना मन होता था उतना खर्च कर लेती थी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे जो है ना, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई कंट्रोल नहीं था। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो डेट है ये पब्लिक डेट है, इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अब इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं, तो इससे क्या क्या समस्याएं पैदा होती है पहले हम वो समझते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या समस्याएं होती थी कि जो पब्लिक डेट है वो ज्यादा हो जाता था, और क्या समस्या होती थी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी ज्यादा होता था। ठीक है। अब पब्लिक डेट ज्यादा होने से क्या समस्या होती थी? जब पब्लिक डेट ज्यादा होता था तो उससे क्या समस्या होती थी कि गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करना पड़ता था। जब ऋण ज्यादा होगा, उधारी होगी ज्यादा, तो आपको ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट जब ज्यादा गवर्नमेंट करती थी, तो आपको मैंने बताया था जब मैं बजट का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था कि इंटरेस्ट पेमेंट किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। अब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होना यानी कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रही है, इसका मतलब नई संपत्तियों का सृजन नहीं हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट की जो देनदारी है उस पर कोई कमी नहीं आ रही। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट ज्यादा करेगी तो सरकार की संपत्तियां या तो बढ़ेंगी, और या फिर सरकार की जो देनदारियां हैं, सरकार के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो कम होगी। ये पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, तो आप प्लीज उसको देखिएगा। ठीक है, कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या अंतर है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब भाई हमारा बजट, मान लीजिए हमारा बजट 100 रुपए का है, 100 रुपए के बजट में अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आपने 80 रुपए का कर दिया, तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना बचा? केवल 20 रुपए। अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसको 80 की जगह 60 कर दो, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 40 होगा तो अच्छी बात है। जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, सरकार जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय सरकार जितना ज्यादा करेगी, उतना ही सरकार के लिए अच्छा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और सरकार जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही सरकार के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। पूंजीगत व्यय अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां वो अच्छी नहीं है।
क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियां हमेशा सरकार को कैसे होंगी, या तो सरकार अपनी संपत्ति बेचेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, और या फिर सरकार उधार लेकर आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपका ये हो गया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से आपका क्या होता था कि पब्लिक डेट ज्यादा तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कम है तो इकोनॉमी के लिए एक नकारात्मक प्रभाव है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से इकोनॉमी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। अब उसके बाद हम दूसरा पहलू समझते हैं कि सरकार के ऋण ज्यादा होने से क्या समस्या है। अब सरकार का अगर एक्सपेंडिचर या सरकार का व्यय ज्यादा है तो उससे क्या समस्या आएगी। अब सरकार का व्यय ज्यादा है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो ग्रॉस डिमांड ज्यादा होगी। अगर मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है तो इसका मतलब है लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, और जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो उससे क्या सिचुएशन बनेगी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होगी। अब अगर इन्फ्लेशन होगा तो उससे क्या सिचुएशन है, अब महंगाई आएगी तो महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। तो जब महंगाई को आरबीआई कंट्रोल कर रहा है तो आरबीआई क्या एक्शन लेगा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट वो जो हमारा ब्याज दरें हैं उनको बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। और जब ब्याज दरें बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा लोन है वो महंगा हो जाएगा, और जब लोन हमारा महंगा होगा तो उससे क्या होगा, जो उससे हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या ये एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है? क्या सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों को संभाल सकती है अकेले? नहीं संभाल सकती। सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों को अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका है। लेकिन जब सरकार ही ज्यादा खर्चा कर देगी, सरकार ही संसाधनों को ज्यादा ज्यादा कब्जे में लेकर उनको यूज कर देगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो संसाधन कम बचेंगे। और ये सिचुएशन कहलाती क्या है, ये सिचुएशन कहलाती है क्राउडिंग आउट। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, ये सिचुएशन कहलाती है क्राउडिंग आउट। क्या मेरी बात समझ में आई? क्राउडिंग आउट। तो हम जो बजट डेफिसिट हो रहा था, बजट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए जो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे थे, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से एक तरफ जो हमारा इन्फ्लेशन की समस्या आ रही है, क्राउडिंग आउट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए संसाधनों की कमी पड़ रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। क्या बात समझ में आ गई? बजट डेफिसिट और मॉनेटरी डेफिसिट समझ में आ गया। डेफिसिट फाइनेंसिंग ही क्या है, मॉनेटरी डेफिसिट है। ठीक है। अब इसलिए हमने क्या किया कि सरकार ने जो ऋण लेती है उस ऋण लेने के पैटर्न को बदल दिया। अब पहले जो सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करती थी उसकी जगह पर सरकार ने 1997 के बाद से 1997 के बाद से सरकार ने एक प्रणाली अपनाई जिसका नाम है आफ्टर 1997 सरकार ने कौन सी प्रणाली अपनाई, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम अर्थोपाय। इसके तहत भी सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, लेकिन इसके तहत सरकार अपने प्राप्तियों यानी कि अपनी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यानी अपनी व्यय के जो टेम्परेरी मिसमैच होता है उसको कंपनसेट करने के लिए ऋण लेती है। अब ये कैसे होता है ये समझिए। जो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग था उसमें सरकार जब हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला होता था, जब सरकार बजट पेश करने वाली होती थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में सरकार टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स का जो हमारा मिसमैच है इसको कंपनसेट करती थी सरकार। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस में क्या है
कि सरकार अभी भी ऋण ले रही है और अभी भी मिसमैच को कंपनसेट कर रही है, लेकिन वो मिसमैच कैसा है? टेम्परेरी मिसमैच है। यानी कि सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान अगर सरकार की प्राप्तियों और सरकार के व्यय में कोई मिसमैच आता है तो सरकार उसके लिए ऋण लेती है और उसी वित्तीय वर्ष में वापस कर देती है। कैसे करती है? अब देखो, इसमें होता क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, 4 तिमाहियों में एक वित्तीय वर्ष को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पहली तिमाही हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब हुआ क्या कि सरकार जो बजट क्या है? अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा अनुमानित आय और अनुमानित व्यय है। ठीक है, सरकार अनुमान लगाती है कि हमारा इतनी आय होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और हम इतना व्यय करेंगे, ये हमारा बजट है। तो सरकार अनुमान पे काम कर रही है। ठीक है, अब सरकार ने अनुमान लगाया कि हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें हमें 100 रुपए में से 15 रुपए मिलेंगे और हम यहाँ पर 15 रुपए खर्च कर देंगे। ठीक है, कोई इसमें मिसमैच नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वार्टर में सरकार ने यह अनुमान लगाया कि हमें 25 मिलेंगे और हम यहाँ पर 20 खर्च कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सरकार को सेकेंड क्वार्टर में 25 नहीं मिले। सरकार को 25 नहीं मिले, 25 की जगह सरकार को मान लीजिए 15 ही मिले। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, जीएसटी कलेक्शन कम रहा या फिर कहीं से सरकार ने जो ऋण दिया था उस ऋण के मूलधन की वापसी नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि सरकार को पैसा कम मिले और सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो प्लान। अब यहां पर क्या है कि 5 का जो है अंतर आ रहा है। अब ये जो 5 रुपए का जो अंतर आ रहा है, अब ये जो 5 रुपए का अंतर आ रहा है, टेम्परेरी मिसमैच आ रहा है, अब ये कंपनसेट कैसे होगा? तो इसको कंपनसेट करने के लिए सरकार करेगी क्या? सरकार जाएगी आरबीआई के पास। यहां पर आरबीआई है और आरबीआई ने केंद्र और राज्य के लिए एक कोष बना रखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये एक कोष है, ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इनके लिए। आप यहां पर आइए, यहां पर मान लीजिए कि आरबीआई ने 50 रुपए डाल रखे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आए, उनको जितनी जरूरत है यहां से पैसे लें और उसके बाद जब उनकी जरूरत पूरी हो जाए और उनके पास जब वापस से आ जाए पैसा तो यहीं पर वापस कर दे सेम फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 5 रुपए के लिए सरकार जाएगी आरबीआई के पास और आरबीआई से 5 रुपए लेके आएगी और अपने खर्च को पूरा कर देगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर जब खर्च पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, सरकार फिर नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगी। अब नेक्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए कि जो यहाँ पर सरकार को कमी रह गई थी, वो जो आना था कहीं से पैसा, वो नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाता है। सरकार को आय हो गई 40 की, लेकिन सरकार को खर्च कितना करना है? सरकार ने प्लान किया कि सिर्फ मुझे 25 ही खर्च करना है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर क्या, सरकार ने हो सकता है अनुमान लगाया कि मुझे 25 आएगा और हम 25 खर्च कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कम आया था, यहाँ पर अचानक से आ गया। ये तो आपके घर में भी होता है, कभी पिताजी ये अनुमान लगाते हैं कि भाई जो ना वहां से उतना पैसा आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी किस्त चुका देंगे, लेकिन वहां से पैसा आया नहीं तो हम कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो किसी से उधार ले लेते हैं कि भाई वहां से पैसा आएगा तो हम वापस कर देंगे। तो वैसे ही सरकार यहाँ भी करती है। सरकार यहाँ फंस गई तो 5 रुपए उसने आरबीआई से उधार ले लिया। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट क्वार्टर में पैसा आ गया तो सरकार के पास 40 आ गए, सरकार को खर्च केवल 20 करना था। अब सरकार ने क्या किया कि सरकार के पास एक्स्ट्रा यहाँ पर जो 15 हैं, तो उन 15 में से इस 5 को ब्याज समेत सरकार वापस जो है ना इसी कोष में जमा कर देती है। ठीक है, तो ये आरबीआई से एक तरीके का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए। अब आप कहोगे सरकार ना वापस करे तब क्या होगा? तो अगर सरकार नहीं वापस करेगी तो आरबीआई कुछ नहीं करेगी, फिर आरबीआई जो है ना इसको जो है यहाँ से साफ कर देगी, यानी कि आरबीआई जो ये कोष है इसको यहां से खाली कर देगी। तो इसलिए सरकार की जो पैसे की जरूरत है वो लगातार पूरी होती रहे तो सरकार अपना पैसा उसी फाइनेंशियल ईयर में जरूर वापस कर देती है। हाँ, इन केस इमरजेंसी में सरकार चाहे तो नई करेंसी प्रिंट करवा सकती है, लेकिन नॉर्मली एक्सट्रीम सिचुएशन जब तक ना हो तब तक सरकार सेम फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई का जितना भी ऋण है वो वापस करती रहती है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि सरकार के ऊपर एक अंकुश लगा रहता है कि हम अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च ना करें, क्योंकि अगर हम लिमिट से ज्यादा खर्च में चले गए तो फिर हमें जो है ना फिर पैसे की दिक्कत हो जाएगी।
पहले क्या था कि लिमिट से ज्यादा खर्च में चले गए डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत, तो उसमें पैसे की दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि सरकार ने कर्ज लेना वापस करना नहीं है। और उसके बाद आरबीआई को मजबूरी में ट्रेजरी बिल के बिहाफ पे करेंसी छापनी पड़ती थी। अब क्या करेंसी छापने वाला कोई झंझट ही नहीं है, जितना ले रहे हो उतना वापस करो। नहीं वापस करोगे तो हम आपके फंड की जो सुविधा है, जो हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, हम खत्म कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बजट डेफिसिट और मॉनेटरी डेफिसिट समझ में आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, वो नेक्स्ट डेफिसिट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट डेफिसिट कौन सा है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट घाटा है और ये सबसे व्यापक घाटा माना जाता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का पूरी अर्थव्यवस्था, फिस्कल डेफिसिट का पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब जरा देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटे की जरा डिफिनीशन पे आते हैं। राजकोषीय घाटा कहता है कि कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। यानी कि क्या कह रहा है कि हमारा कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, लेकिन उन प्राप्तियों में क्या नहीं होगा? बोरोइंग्स नहीं होंगी। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए समझाता हूं। मान लीजिए हमारा जो बजट है वो 100 रुपए का है। अब यहां पर रिसीट्स होंगी, यहां पर एक्सपेंडिचर होगा। अब अगर 100 रुपए का बजट है तो रिसीट्स भी आपकी 100 रुपए ही होंगी और एक्सपेंडिचर भी आपका 100 रुपए ही होगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर टोटल टोटल और इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? बजट घाटा। बजट घाटा हमने देख लिया। अब हम आ रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। अब फिस्कल डेफिसिट में हमने बात की कि टोटल एक्सपेंडिचर, तो चलो वो तो 100 ही रहेगा। फिर हमने बात की टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। तो जब हमने बजट स्ट्रक्चर पढ़ा था तब आपको याद होगा कि हमने रिसीट्स में एक तरफ लिखा था रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी तरफ लिखा था कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट्स हमने मान लिया कि 100 रुपए में से 70 रुपए रेवेन्यू रिसीट्स हैं और हमने कैपिटल रिसीट्स मान लिया कि 30 रुपए हैं। अब रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स नॉन टैक्स जो था वो तो बात की बात। अब हम कैपिटल रिसीट्स में देखते हैं, क्योंकि हमारी बोरोइंग्स ये यानी कि जो उधारियां हैं वो किस में आएंगी? हमारी पूंजीगत प्राप्तियों में आएंगी, क्योंकि उधारी हमारे ऊपर देनदारी बढ़ाती है और देनदारी बढ़ाने वाली कोई भी आय, कोई भी प्राप्ति, वो हमारी कैसी प्राप्ति होगी? पूंजीगत प्राप्ति होगी। तो जब पूंजीगत प्राप्ति होगी तो हम देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियों में हमारी दो चीजें थी। या तो हम एसेट, संपत्ति को कम करके प्राप्ति करें, और या फिर हम अपनी लायबिलिटी को बढ़ाकर प्राप्ति करें। इसके और कोई चारा नहीं है। या तो देखिए, आपको अगर कैपिटल रिसीट्स आप कर रहे हो या पूंजीगत प्राप्तियां आप कर रहे हो, या आप अपने घर का ही लो, आपके घर में ऐसी कोई भी प्राप्ति जो आपकी संपत्ति कम कर रही है, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगी। या फिर आपकी देनदारी को कम कर रही है, देनदारी को बढ़ा रही है, सॉरी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगी। तो आपकी संपत्ति और देनदारी पर प्रभाव डालकर कोई भी प्राप्ति हो रही है तो वो प्राप्ति आपकी पूंजीगत प्राप्ति है। अब प्रभाव क्या पड़ेगा? संपत्ति हमेशा, यहां पर मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूं, कैपिटल रिसीट्स, और ये 30 रुपए का है। अब इसमें या तो एसेट कम हो रही है और या फिर लायबिलिटी ज्यादा हो रही है। ठीक है, एसेट कम करके ही आप प्राप्ति कर सकते हो या लायबिलिटी को बढ़ाकर आप प्राप्ति कर सकते हो। तो मान लीजिए कि हमने 15 रुपए हमने अपनी एसेट, संपत्ति बेचकर पाया है, सरकार ने 15 रुपए एसेट बेचकर पाया है, और 15 रुपए सरकार जो है उधार लेकर आई है। तो ये 15-15
या तो 15 रुपए की संपत्ति बेची और 15 रुपए उधार लिए, तो ये हमारी टोटल 30 रुपए पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसीट्स हो गई। अब हमारी डिफिनीशन क्या कह रही है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो तो 100 है, माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग क्या हो गया कि हमारा टोटल रिसीट्स कितना है, 100 रुपए है, लेकिन अदर देन बोरोइंग, अदर देन बोरोइंग का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको उधारी वाली प्राप्तियों को नहीं जोड़ना है। तो जब आप उधारी वाली प्राप्ति को हटा देंगे तो हमारे पास 30 रुपए में से ये 15 रुपए तो चले गए, 15 रुपए चले गए, तो बचे कितने, 15 रुपए। तो ये 15 रुपए और ये 70 रुपए, यही तो प्राप्तियां दो बची। उधारी वाली प्राप्ति हमने हटा दी क्योंकि हमारी डिफिनीशन कह रही है। अब उधारी वाली प्राप्ति जब हटाने के बाद तो हमारी प्राप्तियां बची कितनी, तो हमारी प्राप्तियां बची 70 और 15 85। ठीक है, यही हो गई टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। क्लियर है। अब ये आया कितना, बराबर 15 रुपए। अब एक चीज अगर ध्यान दो कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट कितना आया, 15 रुपए, और हमारी बोरोइंग भी कितनी थी, 15 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा जितनी उधारी ली जाती है वो उधारी ही फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा जितनी उधारी ली जाती है वो उधारी ही आपका फिस्कल डेफिसिट है। ये कह सकते कि नहीं कह सकते हैं, वो उधारी ही आपका फिस्कल डेफिसिट है, ये कह सकते कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी उधारी की जाती है वो उधारी ही राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे को बुरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उधारी हमेशा बुरी होती है। उधारी बुरी है इसलिए राजकोषीय घाटे को भी बुरा कहा जाता है। अब वही उधारी अगर हम मान लीजिए कि कहीं निवेश कर रहे हैं तो एक सीमा तक वो अच्छी है कि हमने कहीं से उधार लिया, ऋण लिया और हमने खेत खरीदा, तो एक सीमा तक ये चलेगा कि जहां तक हम चुका सकते हैं, ठीक है, या फिर जहां तक हमारे रोटी पानी या दाना पानी पर कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन जब उस पर भी फर्क आने लगे तो एक सीमा के बाद ऐसी उधारी भी बेकार है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि फिस्कल डेफिसिट ही सरकार के एक वित्तीय वर्ष में उधारियां हैं और ये इतनी खराब क्यों है। ठीक है, ये खराब क्यों, क्योंकि उधारी या ऋण हमेशा खराब होता है। अब इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, जब सरकार की उधारी ज्यादा होगी, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सरकार की उधारी ज्यादा होगी, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा इसका दुष्प्रभाव में, पहला नंबर पब्लिक डेट। पब्लिक डेट ज्यादा है। अब पब्लिक डेट जब ज्यादा होगा, उधारी ज्यादा है, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट वो ज्यादा होगा। जब इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय ज्यादा होगा, और जब राजस्व व्यय ज्यादा होगा तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा यानी कि पूंजीगत व्यय, और अगर पूंजीगत व्यय कम है तो आपकी अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट व्यापक क्यों है और बुरा क्यों है, पहली बात समझ में आई। दूसरा कारण देखते हैं क्यों इतना व्यापक और बुरा है। फिर वही सेम, अगर पब्लिक डेट ज्यादा है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है मनी सप्लाई ज्यादा होगी। सरकार का खर्च ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, और मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, और ग्रॉस डिमांड यानी कि मांग, सकल मांग ज्यादा हो जाएगी, और जब सकल मांग ज्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो इन्फ्लेशन से निपटने के लिए कौन एक्शन में आएगा, फिर आरबीआई आएगा, और आरबीआई क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोन महंगा हो जाएगा, और जब लोन महंगा हो जाएगा तो निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होना ही क्या कहलाता है, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट की सिचुएशन हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो दूसरा प्रभाव हो गया। और फिस्कल डेफिसिट क्यों खराब है, राजकोषीय घाटा और क्यों खराब है। अब जब सरकार की उधारी ज्यादा होगी तो उधारी सरकार कैसे लेती है,
सरकार बॉन्ड जारी करती है, तो सरकार की जब उधारी ज्यादा होगी तो सरकार द्वारा जो बॉन्ड की आपूर्ति या सरकार द्वारा बॉन्ड की सप्लाई वो ज्यादा होगी। तो जब बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा होगी, जब बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होने पर क्या है, इनकी आपूर्ति ज्यादा होने पर बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो बॉन्ड्स में सरकार को जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, अब ये बॉन्ड है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, अब ये बॉन्ड मान लीजिए 100 रुपए का है, ठीक है, अब इसकी सप्लाई ज्यादा है, तो जो ये कटौती पे खरीदे जाते हैं, तो इसके लिए बोली क्या लगेगी, बहुत सारे बॉन्ड पड़े हैं, तो बैंक इसकी बोली कैसे लगाएंगे, बोलेंगे 82 में दे दो तो हम ले लेंगे, या फिर कोई बोलेगा 83 में दे दो, ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा 85 में दोगे तो हम लेंगे। तो सरकार को क्या है, 100 रुपए के बॉन्ड पे अगर मान लीजिए सरकार ने 85 रुपए का बेचा, तो सरकार को कितना यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 15 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा है और वो कटौती पे जब खरीदे जाएंगे, लोग 50 से ज्यादा बोली पे जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर बॉन्ड की सप्लाई कम है, ठीक है, और बॉन्ड्स अगर बैंकों को खरीदना है तो सप्लाई कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बोली कैसे लगेगी, भाई 92 में दे दो। पीएनबी आया, पंजाब नेशनल बैंक, उसने बोला 92 में खरीद ले। एसबीआई बोला नहीं हम 93 में खरीदेंगे। एचडीएफसी आया, बोला नहीं हम 95 में खरीदेंगे। सरकार 95 में बेच देगी, और 100 रुपए पे जब ये बॉन्ड सरकार को वापस जाएंगे तो 100 रुपए पे सरकार को ब्याज कितना देना पड़ा, सिर्फ 5 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होंगे, सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो सरकार का फिर वही बात होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाएगा सरकार का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद और क्या प्रभाव पड़ेगा, जब सरकार का ऋण ज्यादा है किसी भी घर में, मान लीजिए अगर आपके पड़ोस में कोई ज्यादा उधारी लिए बैठा है, तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, या वो आर्थिक झटकों को सहन करने की क्षमता उसमें होती है? नहीं होती है। अगर ऋण आपका ज्यादा है तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आप आर्थिक झटकों को अच्छे से नहीं संभाल पाओगे, और जब आप आर्थिक झटकों को अच्छे से नहीं संभाल पाओगे तो आपकी जो 4th नंबर है, इकोनॉमिक शॉक्स को झेलने की जो क्षमता है, झेलने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो आपकी कम हो जाएगी। वो क्या होगी, कम होगी। अब मान लीजिए कोई बैंक डूब गया या कोई उद्योगपति कर्ज लेके भाग गया, ठीक है, तो अब क्या है, सरकार अगर पीछे से वित्तीय नहीं करेगी, बेल आउट नहीं देगी, तो फिर वो बैंक भी गया, लोगों का पैसा भी गया। क्या मेरी बात समझ लो? तो बेल आउट जैसी चीजें सरकार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कुल मिला के अगर हम देखें तो सर आर्थिक जो हमारा आर्थिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था का जो विकास है, उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट सरकार की उधारियां होती हैं, और ये बहुत ही व्यापक होती हैं, और ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। तो क्या फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया? अब उसके बाद अगला हम देखते हैं राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट की डिफिनीशन होती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। फिर वही 100 रुपए वाला देख लेते हैं। हमारा बजट 100 रुपए का था, प्राप्तियां 100 रुपए थी, और व्यय भी हमारा 100 रुपए था। अब इन प्राप्तियों में 70 रुपए हमारा रेवेन्यू रिसीट्स थी, और 30 रुपए हमारा कैपिटल रिसीट्स था। क्या याद है कि नहीं याद है? फिर उसके बाद हमारा मान लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 रुपए हुआ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 20 रुपए हुआ। अब हमारी रेवेन्यू डेफिसिट की परिभाषा क्या कह रही है? रेवेन्यू डेफिसिट की परिभाषा कह रही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, तो 80 माइनस 70 तो बराबर कितना हुआ? 10। इस चीज का मतलब समझ रहे हैं?
इस चीज का मतलब यह है कि सरकार का जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो सरकार के राजस्व व्यय को नहीं संभाल पा रहे हैं। 10 रुपए ये 10 रुपए कम पड़ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये 10 रुपए कम पड़ रहे हैं तो इस 10 रुपए के लिए सरकार को किस पर निर्भर होना पड़ेगा? इस पर। भाई ये अगर 80 होता तो ये 80-80 तो चलो एक दूसरे को संभाल लिया, जितना हमारा राजस्व व्यय है उतना ही हमारा राजस्व प्राप्तियां हो गई, तो चलो अब चीजें बैलेंस हो गई। हमारा जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो पूंजीगत व्यय में जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी राजस्व प्राप्तियां कम है और राजस्व व्यय हमारा ज्यादा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए 10 रुपए निकल के फिर इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? जब इसमें जाएगा तब उसके बाद जो है ना फिर हमारा ये 80 जो खर्च हो पाएगा पूरा 70, मतलब कि खर्च में 10 रुपए इस 30 से निकल के जाएगा। यानी कि आपको जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो पूंजीगत प्राप्तियां आपके रोजमर्रा के खर्चों में जाके लगेंगी। ये एक तरीके की वही सिचुएशन हो गई कि आपने अपना खेत बेचा, भाई खेत बेचकर आपने अपने खर्चे को चलाया। वही चीज है कि नहीं है? अगर मेरी तनख्वाह, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 100 रुपए है और 100 रुपए में से मैंने खर्चा कर दिया है 110, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि 10 रुपए पूरा करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो निर्भर होना पड़ेगा। या तो हम उधार लें और या फिर हम अपनी कोई संपत्ति बेचें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस 10 रुपए की का जो बर्डन है वो पूंजीगत रिसीट्स पे आएगा। और क्या ये एक अच्छी सिचुएशन है? नहीं। तो राजस्व घाटा सबसे बुरा घाटा है। राजस्व घाटा कैसा है कि खेत बेचकर या उधार लेकर हम अपना घर चला रहे हैं, यहां इस पर हम निर्भर हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कैपिटल रिसीट्स पर निर्भर हो रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। और ये सबसे बुरा घाटा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनसे हम पैसा निकाल के फिर हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहे हैं। क्लियर है? अब अगर मान लो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स हमारी एक्सपेंडिचर 80 है और हमारा रेवेन्यू रिसीट्स भी 80 होता, तो अर्थव्यवस्था कैसा कर रही है काम? ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है। जितना हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है उतना ही हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और ये रेवेन्यू रिसीट्स हो गई। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, जितना हमारा व्यय था उतनी हमारी प्राप्ति हो गई। इसका मतलब अर्थव्यवस्था एक सेटिस्फैक्टरी लेवल में है। अब ये 70 है, अगर ये 70 हो गया, मान लीजिए हमारा जो व्यय है व्यय कम है और हमारी प्राप्तियां 80 है, ज्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये -10, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना हो जाएगा? -10। राजस्व घाटा हमारा -10 है, यानी कि नकारात्मक में चला गया। और नकारात्मक में जाने का मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राजस्व की प्राप्ति है उसमें से हमने 70 खर्च किया और जो 10 रुपए बचे उस 10 रुपए को हमने किसी पूंजीगत एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर दिया। तो ये अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही? और उसके बाद मान लीजिए कि हमारा 80 एक्सपेंडिचर है और हमारा 90 रिसीट्स है। सॉरी, इसको कर दीजिए, हमको धनात्मक दिखाना है तो हमें क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाना है। तो हमारा मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 80 और हमारा रिसीट्स कितना है? 70। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लस का 10 है। तो हमारा राजस्व घाटा अगर +10 है, धनात्मक है, तो यानी कि ये हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हम अपने रोजमर्रे के खर्च के लिए भी हम किस पर निर्भर हैं? हम अपने रोजमर्रे के खर्च के लिए भी हम अपनी पूंजीगत प्राप्तियों पर निर्भर हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राजस्व घाटा समझ में आ गया? अब हम देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटे के अंतर्गत
बात ये होती है कि अगर हम पहले सबसे पहले डिफिनीशन में जाए तो डिफिनीशन क्या कहती है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को अनुदान। ठीक है, हमारी डिफिनीशन क्या कह रही है कि राजस्व घाटे में से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को जो हम अनुदान देते हैं, जो ग्रांट दिया जाता है केंद्र द्वारा, उसको हम घटा दें तो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। इसको समझते हैं कैसे, देखिए हमारा बजट है 100 रुपए का और इसमें से हमारा टोटल रिसीट्स होंगी, वो भी कितनी होंगी, 100 रुपए, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी हो गया 100 रुपए। अब टोटल रिसीट्स में से रेवेन्यू रिसीट्स 70 रुपए है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट 70 रुपए है और कैपिटल रिसीट्स हैं 30 रुपए। ये प्राप्तियां मिलकर 100 रुपए हो गई। अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20 रुपीज। ठीक है भाई, डायग्राम हम चल रहे हैं जो हमने बनाया था। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व घाटा आपका कितना हुआ 10। 80 में से टोटल मतलब कि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाया तो हमारा 10 आया राजस्व घाटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को अनुदान। अब यहां पर देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत राज्यों को ग्रांट देता है केंद्र, ये यूनियन बजट है और यूनियन बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसमें राज्यों को दिया जाने वाला जो अनुदान है, जो ग्रांट है, वो हमारा किसमें जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे केंद्र की कोई पूंजी सृजित नहीं हो रही। अगर केंद्र ने राज्यों को अनुदान दे दिया तो अनुदान देने से केंद्र की क्या पूंजी बनी, या केंद्र के सर से, या फिर जो हमारा सेंटर है या केंद्र सरकार है उसके सर से कोई बोझ हटा कि भाई उसको जो ना ब्याज क्या नाम है उसका, मूलधन की वापसी होगी तो अब हमें ब्याज नहीं भुगतना पड़ेगा। वो अनुदान है, अनुदान के बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो राज्यों को आपने अनुदान दिया और अनुदान के बदले आपको कुछ भी नहीं मिलना है, तो वो आपका व्यय कौन सा हो जाएगा, पूंजीगत व्यय, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। अब इस राजस्व व्यय में मान लीजिए कि राज्यों को जो दिया जा रहा है अनुदान, वो दिया जा रहा है 10 रुपए। 10 रुपए राज्यों को अनुदान जा रहा है। 80 रुपए जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें राज्यों को ग्रांट कितना जा रहा है, 10 रुपए। अब इस 10 रुपए में से राज्य कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे और कुछ हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। राज्य अपनी मर्जी से करेंगे, कुछ केंद्र सरकार करवाएगी। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राज्य या राजस्व व्यय करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय करेंगे। मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो राज्य करते हैं 6 रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं 4 रुपए। तो हमारी परिभाषा क्या कह रही है, हमारी परिभाषा कह रही है कि राजस्व घाटे में से हमें पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को जो अनुदान दिया गया है, यानी राज्यों को जो अनुदान दिया गया है उसमें से जो पूंजीगत व्यय में कन्वर्ट हुआ है उस हिस्से को घटा दो। पूंजीगत व्यय में कन्वर्ट कौन सा हुआ है, 4 रुपए कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, राज्यों को दिया गया अनुदान हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय में है। अब राजस्व व्यय के तहत राज्यों को 10 रुपए दिए गए और इस 10 रुपए में से राज्यों ने 6 रुपए राजस्व व्यय कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत कर दिया, लेकिन 4 रुपए उन्होंने पूंजीगत व्यय किया राज्यों ने। तो ये जो पूंजीगत व्यय हो गया, बोल रहा है इसको राजस्व घाटे से घटा दो। जब हम इसको घटा देंगे, इस पूंजीगत व्यय को घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, वो जो आंसर होगा वो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे,
प्रभावी राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 10 रुपए, और लेकिन कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट में आप उस हिस्से को हटाओ। कुछ अर्थशास्त्री ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि भाई इफेक्ट हमें रेवेन्यू डेफिसिट की जगह इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। उनका ये कहना है कि भाई राज्यों को जो अनुदान दे रहा है वो वाकई में केंद्र सरकार का जो पूंजी राजस्व व्यय है, राज्यों को जो अनुदान जा रहा है, लेकिन राज्य उसमें से कुछ हिस्सा पूंजीगत व्यय कर रहा है, तो उसको घटाना चाहिए। तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट की जगह हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है वो आपको समझ में आ गया। डिफिनेशन क्या कहती है, राजस्व घाटे से पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसको घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं सबसे लास्ट में, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अब हमारा जो सबसे लास्ट का जो डेफिसिट बचा है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि प्राथमिक घाटा। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब ब्याज भुगतान क्या है भाई, देखिए हमारा जो कुछ हिस्सा हमारे खर्च का या सरकार का ही खर्च का कुछ हिस्सा क्या होता है वो ब्याज के भुगतान में जाता है, और हम सरकार जो उधारी लेती है तो ये हमारा क्या है, ये राजकोषीय घाटा तो हमारा क्या है, ये तो उधारी है सरकार की, और ये हमारी कितनी आई थी, हमने जो माना था उस हिसाब से 15 रुपए आई थी। अब ब्याज भुगतान मान लेते हैं कि सरकार का जो खर्च हो रहा है ये हमारा ब्याज भुगतान किसमें जाएगा, राजस्व में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ब्याज भुगतान हमारा कितना है 10 रुपए मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक घाटा। तो हमारा प्राथमिक घाटा कितना हो गया, 5 रुपए। अब एक बात समझिए, अगर ये 10 रुपए का ब्याज भुगतान ना करना होता तो सरकार को उधारी क्या 15 रुपए लेनी पड़ती, नहीं, तब सरकार कितनी उधारी लेती, 10 रुपए, वो घटा दो तो सरकार सिर्फ उधारी कितनी लेती, ये 10 रुपए का ब्याज भुगतान ना होता तो सरकार सिर्फ कितनी उधारी लेती, 5 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई, सरकार सिर्फ 5 रुपए उधारी लेती। ठीक, अब मान लो कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो तो 15 रुपए ही है, लेकिन ब्याज भुगतान कितना है, वो 15 रुपए है, मान लिया हमने, तो यहां पर प्राथमिक घाटा क्या आ जाएगा, 0। अब एक कंडीशन और समझिए, मान लीजिए हम सरकार की उधारी यानी राजकोषीय घाटा 15 रुपए ही है, लेकिन सरकार का ब्याज भुगतान कितना है, 20 रुपए, तो यहाँ पे प्राथमिक घाटा क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा -5। अब एक चीज समझिए, अब आप तीनों स्थितियों को आप देख रहे हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। इन तीनों स्थितियों में देखिए कि कौन सी स्थिति आपको सबसे बेहतर दिखाई दे रही है। राजकोषीय घाटा यानी उधारी, उधारी यानी कि उधार पर निर्भरता। अब देखिए सरकार को यहाँ ब्याज भुगतान 10 रुपए करना पड़ रहा है, तो इस 10 रुपए की वजह से सरकार को कुछ अपनी उधारी बढ़ानी पड़ी। क्या मेरी बात समझ में आई, यानी कि प्राथमिक घाटा 5 रुपए है, अगर ये 10 रुपए का ब्याज भुगतान ना करना होता तो ये जो है प्राथमिक घाटा ना होता यहाँ पर, क्योंकि ब्याज भुगतान के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका जो धनात्मक है, ये आपका जो ब्याज भुगतान, ये प्राथमिक घाटा ज्यादा आ रहा है, तो ये कोई अच्छी स्थिति है अर्थव्यवस्था के लिए, नहीं, ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि आप ब्याज भुगतान के लिए ही एक बड़ी राशि उधार में ले रहे हो। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था, ये प्राथमिक घाटा अगर आपका धनात्मक है
तो अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है? नहीं, अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब एक दूसरी कंडीशन ये देखिए कि ब्याज भुगतान 15 रुपए है और 15 रुपए ही हमारी उधारी है, राजकोषीय घाटा है। तो ये हमारा प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हमारा जो 15 रुपए है उसी के लिए हम उधारी कर रहे हैं। यानी कि जो पिछली सरकारों ने अगर वो उधारियां ना की होती तो आज वो 15 रुपए ब्याज भुगतान हम नहीं कर रहे होते, और वो 15 रुपए ब्याज भुगतान को झेलने के लिए ही हम जो है ना आज हमको उधारी करनी पड़ रही। यानी कि वर्तमान सरकार की नीतियां तो अच्छी हैं, लेकिन जो पिछली सरकारें थी उन्होंने अच्छी नीतियां नहीं अपनाई, उनके कर्मों की वजह से आज हमें उधारी करनी पड़ रही है। यानी कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है, सेटिस्फैक्टरी काम कर रही है। अब तीसरी कंडीशन देखिए कि ब्याज भुगतान यहां पर 20 रुपए है और उधारी सरकार की 15 रुपए है। यहां पर यानी कि -5 आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो यहां पर कैसी कंडीशन है कि आपका ब्याज भुगतान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ब्याज भुगतान को आप उधारी यानी कि रेवेन्यू रिसीट, वो कैपिटल रिसीट से आप उधारी से निपटा रहे हो और कुछ हिस्सा आप उसका रेवेन्यू रिसीट से भी लेकर आ रहे हो। इसका मतलब आपका रेवेन्यू जो रिसीट्स है, आपका जो कर और गैर कर आय है वो पर्याप्त है, उसकी वजह से आप ब्याज भुगतान भी कर पा रहे हो 5 का एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था आपकी बहुत ही अच्छे शेप में परफॉर्म कर रही है वर्तमान समय में, और जो पिछली सरकारें हैं उन पिछली सरकारों ने अच्छे से काम नहीं किया, जिसकी वजह से वर्तमान सरकार को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ रहा है। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। तो प्राथमिक घाटा अगर धनात्मक होगा तो इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। प्राथमिक घाटा अगर जीरो है तो पिछली सरकारों की तरह ही अर्थव्यवस्था में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन अर्थव्यवस्था अपनी गति से चल रही है। अब उसके बाद अगर हमारा प्राथमिक घाटा अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं और हमारी जो पिछली सरकारें थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो क्या प्राइमरी डेफिसिट आपको समझ में आ गया? अब इन सारे डेफिसिट्स का मैंने आपसे चर्चा कर दी। अब आपको जो है बजट को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब सॉरी, तो बजट का जो सार है, बजट एट ए ग्लांस 2023-24, अब हम इसको आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि हमने जो शुरुआत में जिन घाटों की चर्चा की गई थी उन घाटों को हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। अब उसके बाद अब हम बजट की तरफ जाएंगे और बजट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किसके लिए किए गए हैं उसको समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि ये प्रावधान आखिर किए क्यों गए। देखिए, एक चीज ये समझिए कि जब भी बजट आता है देखिए, जब भी बजट आता है तो बजट आपके घर का हो या देश का हो, कुछ परिस्थितियों में उसका निर्माण किया जाता है, कुछ विजन में निर्माण किया जाता है। अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं, वो अगर आपके घर को संभाल रहे हैं तो वो अपने कुछ परिस्थितियां उनके दिमाग में होती हैं या उनके दिमाग में कुछ विजन होता है कि भाई 10 साल बाद मुझे अपने बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना है, तो उसके लिए मैं आज से ही खर्चा कम करूं या इस चीज के खर्च को कम कर दूं या फिर यहाँ से आय मैं बढ़ा दूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो देश का बजट भी वैसे ही चलता है। तो देश के बजट को बनाने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, पहले तो इन चीज को समझना जरूरी है। तो जब अब बजट सरकार का बन रहा होता है, तो जब सरकार का बजट बन रहा होता है तो उसमें सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला फैक्टर होता है कि सरकार सबसे पहले ध्यान देती है कि उसका जो लॉन्ग टर्म विजन क्या है। ठीक है। तो सरकार जो है ना, पहला फैक्टर होता है कि सरकार का विजन क्या है, अगले आने वाले वर्षों में या अगले आने वाले दशकों में वो देश को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है। तो विजन क्या है? तो विजन की अगर बात की हम चर्चा करें तो वर्ष 2022 में 22 से हमारे देश में क्या शुरू हुआ है? अमृतकाल। और इस अमृतकाल में और इस अमृतकाल का कितना टेन्योर रखा है? 25 वर्ष। ठीक है। और इस 25 वर्ष यानी कि 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जो सरकार ने विजन रखा है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में विकसित कर लेंगे। यानी कि
डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में। ठीक है, अब डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में हमें विकसित करना है, तो हमें विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हमें अपने किन खर्चों को बढ़ाना है, किन जगहों पे खर्च करना है। अब देखिए इस बजट में जो एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अगर राज्यों की हिस्सेदारी को भी मिला दिया जाए तो वो 3,70,000 करोड़ रुपए और जुड़ जाता है, यानी कि 13,70,000 करोड़ रुपए, 45 लाख करोड़ रुपए के बजट में इतना बड़ा हिस्सा, यानी कि ये लगभग आपका 33% के आसपास हो गया। इतना बड़ा हिस्सा आपका किस पे खर्च हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। जब हमारी आधारभूत संरचना मजबूत होगी तभी तो हमारे देश में जो है ना उत्पादक गतिविधियां और तेजी आएंगी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट पर्यावरण पर क्यों ध्यान दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, समावेशी विकास करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समावेशी विकास कैसे होगा, और या फिर सतत विकास कैसे होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सतत विकास का क्या मतलब होता है कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी संसाधनों की कमी ना पड़े। तो हमें इस लिहाज से सोचना है कि गवर्नमेंट का विजन क्या है, और उस विजन को लेकर गवर्नमेंट ने क्या, उस विजन को ध्यान में रखकर अगले 25 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर चीजों को प्लान किया है, या फिर वो मतलब कि फ्री वाली सुविधा या लोक लुभावन जो कहते हैं उस तरीके का बजट लेके आइए। तो आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब उसके बाद दूसरा क्या होता है कि दूसरी चीज जो बजट में मैटर करती है, दूसरी चीज मैटर करती है कि हमारे बजट में करंट सिचुएशन क्या है। जो करंट सिचुएशन क्या है, अब करंट सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये दो स्तर पे हो जाएगा। एक डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है, और दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल चैलेंजेस क्या है? ठीक है, तो इन चैलेंजेस से भी हमें निपटना है। विजन तो मेरे पास बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास करंट चैलेंजेस क्या है, हमारे देश में अभी किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जैसे महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है, तो महंगाई को लेकर बजट में कुछ किया गया है, हमें सोचना पड़ेगा क्या किया गया है, कौन सी ऐसी चीजें आई हैं जो महंगाई को एड्रेस कर रही है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो बेरोजगारी के लिए कुछ किया गया है। हम जन्नांकी लाभांश की स्थिति यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में चल रहा है, यानी कि हमारे देश में जो कुल जनसंख्या है उसमें युवा जनसंख्या का, जो हमारी यूथ है, यूथ की संख्या ज्यादा है, और उसमें भी हम अगर इस दौरान अगर हम बेरोजगारी की समस्या का सामना करेंगे तो ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारे देश के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यूथ के लिए सरकार ने क्या प्लान किया है, बेरोजगारी को लेकर सरकार ने क्या प्लान किया है, स्वरोजगार को लेकर सरकार ने क्या प्लान किया, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां वो तो 2% है। अब सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो स्वरोजगार को लेकर सरकार ने क्या क्या स्कीमें अपनाई है, स्टार्टअप्स को लेकर सरकार ने क्या किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने क्या किया है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। जनजातियों को लेकर सरकार ने क्या अप्रोच अपनाया है, ठीक है, वंचित वर्ग को लेकर सरकार ने क्या अप्रोच अपनाया है। हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सरकार ने और आगे क्या कदम बढ़ाया है, स्किल इंडिया को लेकर सरकार ने, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, और ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा जब एजुकेशन अच्छी होगी और हेल्थ अच्छी होगी, और एजुकेशन और हेल्थ होने के साथ साथ जब स्किल डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने क्या किया, तो इन पहलुओं से सोचना पड़ेगा कि बजट में इन पहलुओं को कैसे एड्रेस किया गया है। अब उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल चैलेंजेस को देखें तो हमारा यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, रशिया यूरोप, रशिया अमेरिका, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमारे लिए क्या संभावनाएं, नई संभावनाएं खुल रही हैं, क्या हम कहीं पर किसी देश के निर्यात को रिप्लेस कर पा रहे हैं क्या? चाइना के अंदर जो है ना कंपनियां, चाइना से उनका मोह भंग हो रहा है, तो क्या हम उन कंपनियों को चाइना की जगह वैकल्पिक व्यवस्था दे पा रहे हैं? इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? ठीक है, फिर अभी हम कोविड के उससे निकले हैं, फिर हमारे देश में 1/3 जनसंख्या गरीब है, फिर हमारे यहाँ भुखमरी तक की समस्या है।
तो इनको लेकर सरकार ने, क्योंकि समाज को भी तो लेकर चलना है, तो इनको लेकर सरकार ने क्या अप्रोच लिया है, आपको बजट को उस नजरिए से समझना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब आप बजट को उस नजरिए से समझेंगे, तब आपको एक बर्गर छाप तरीके से आ जाना, ब्रेकिंग न्यूज ये लो बजट लेके आ गया, उसमें और आपके सोचने के तरीके में अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल बजट एनालिसिस को लेकर हम इन्हीं बातों को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और अगली 1-2 क्लास में हमारा बजट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।